5 से 6 लीटर हवा भर सकता है। 4 से 6 लीटर हवा भर सकता है। 5.4 5.5 से 6 लीटर। तो वही लिखो ना 5.5 5.5 लीटर से 6 लीटर। पॉइंट 1 का वैल्यू क्या इतना होता है बताओ, मैथ पढ़े हैं ना। पॉइंट 1 का पॉइंट डेसिमल का वैल्यू क्या होता है? तो उतना परसेंट अगर हवा अधिक हो जाएगा तो क्या फेफड़ा फट जाएगा? कॉमन सेंस वाली बात है, हल्ला करे लगता है ऐसा। 5.4 लिखा है, 4 लिखा है थे। ठीक है, 5.5 से 6 लीटर हवा भर सकता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। सामान्य श्वसन के दौरान 500 ml, सामान्य श्वसन के दौरान 500 ml हवा का आदान प्रदान होता है। हवा का आदान प्रदान होता है। इसे टाइडल वॉल्यूम, इसे टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अगला पॉइंट, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के फेफड़ों द्वारा, फेफड़ों द्वारा 2 लीटर हवा बाहर निकाला जा सकता है। 2 लीटर हवा बाहर निकाला जा सकता है। इसे अवशिष्ट आयतन, अवशिष्ट, अवशिष्ट आयतन, रेसिड्यूल वॉल्यूम, रेसिड्यूल वॉल्यूम हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट। हाँ नहीं, मिनट में, मिनट में है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। फेफड़ों में, फेफड़ों में हमेशा 3 लीटर हवा भरा रहता है। फेफड़ों में हमेशा 3 लीटर हवा भरा रहता है। इस आयतन को, इस आयतन को क्रियाशील अपशिष्ट आयतन, क्रियाशील, वो अवशिष्ट था यहां अपशिष्ट लिखिएगा। क्रियाशील अपशिष्ट आयतन, फंक्शनल रिसिड्यूल वॉल्यूम, क्रियाशील अपशिष्ट आयतन, फंक्शनल रिसिड्यूल वॉल्यूम कहते हैं। फंक्शनल रिसिड्यूल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, फेफड़ों में, फेफड़ों के, फेफड़ों के वायु प्रकोष्ठ में, फेफड़ों के वायु प्रकोष्ठ में एल्वियोलाई, वायु प्रकोष्ठ में एल्वियोलाई, वायु प्रकोष्ठ में रक्त में ऑक्सीजन, रक्त में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड का बदलाव होता है, बदलाव होता है। चलो हो गया। अगर मान लो आपसे पूछे कि टाइडल वॉल्यूम फेफड़ों का क्या है तो क्या बोलोगे? 500 ml। टाइडल वॉल्यूम फेफड़ा का कितना हो गया? 500 ml। ठीक है, अगर पूछे आपसे रिसिड्यूल फंक्शनल वॉल्यूम बताओ कितना हो जाएगा? 2 लीटर। और अगर पूछा जाए आपसे फंक्शनल रिसिड्यूल वॉल्यूम तो क्या बोलोगे? 3 लीटर।
फंक्शनल रिशेड्यूल वॉल्यूम का मतलब होता है अपने फेफड़ों में हमेशा कितना हवा भरा हुआ रहेगा, 3 लीटर हवा हमेशा है। ठीक है, इसीलिए कुछ देर सांस अगर लेना आप रोक भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट तक बचे रह जाते हो, क्यों? क्योंकि फेफड़ों में ऑलरेडी कितना लीटर हवा रिजर्व है, 3 लीटर है। उसको बोलते हैं फंक्शनल रिशेड्यूल वॉल्यूम, क्रियाशील अपशिष्ट आयतन। और रिशेड्यूल वॉल्यूम में 2 लीटर हवा जो है वो फेफड़ों में ये रहता है। ठीक है, मतलब बिना एक्सचेंज किए उसको एक्सचेंज होता रहता है। और टाइडल वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, 500 ml। क्लियर है? किस आवरण से फेफड़ा ढका हुआ है? प्लूरल मेम्ब्रेन। फेफड़े को चोटों से कौन बचाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। अगर इसको डायग्राम से समझने का प्रयास करो तो सबसे पहले फेफड़ों का कौन सा भाग, आप सबसे पहले क्या रहेगा? नॉस्ट्रिल्स, सबसे पहले नाक वाला हिस्सा। ये नाक का जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे? नॉस्ट्रिल्स, नासिका रंध्र। नासिका रंध्र यह किसमें खुला? विंड पाइप। इसे क्या बोलेंगे? विंड पाइप, श्वास नली। और श्वास नली जो है उसका ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है यहाँ का, यह पूरा होता है क्या? लैरिंग्स, लैरिंग्स। और यहाँ पर एक स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ एक क्या है? स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर है। इस स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। ट्रैकिया कितने हिस्सों में खुला हुआ है? 2 भागों में। इसे बोलेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया कितने भाग में खुला है? 2 भाग में। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जो है, उस ब्रोंकाई से ऐसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल्स। समझ आया? ब्रोंकियोल्स में पोरस होता है, और इस ब्रोंकियोल्स में क्या होता है? पोर में बैलून जैसी संरचनाएं लगी होती हैं। इन संरचनाओं को क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई, वायु प्रकोष्ठ। और जो भी आपने टाइडल वॉल्यूम लिखा, चाहे जो भी लिखा, वो सब एयर किसके अंदर भरा हुआ है? ब्रोंक्यूल्स के भीतर भरा हुआ है। समझ में आया? लैरिंग्स का क्या नाम है? लैरिंग्स को ही हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। हम लोग का आवाज कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लैरिंग्स से। लेकिन अगर पूछा जाए कि पक्षियों में, बर्ड्स में उनका साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो याद रखोगे पक्षियों में होता है सैरिंग्स। क्या होता है? सैरिंग्स। तो पक्षियों का आवाज कहाँ से निकलता है? सैरिंग्स से। और हम लोग का आवाज कहाँ से निकलता है? लैरिंग्स से। याद रहेगा? हाँ, ब्रोंकियोल। हाँ, ये हो गया ब्रोंकाई। और ब्रोंक्यूल्स यह। हाँ हाँ, ये हो गया। हाँ, हो गया। कोई डाउट? हो गया, लिख लिए थे। चलिए उसके बाद लिखेंगे दूसरा, लंग्स के बाद गिल्स। गलफड़ा। इसमें लिखिएगा यह जल में घुलित ऑक्सीजन को, जल में घुलित ऑक्सीजन को छानने का कार्य, जल में घुलित ऑक्सीजन को छानने का कार्य करता है, छानने का कार्य करता है। ठीक है, तो मछलियों का एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया? गिल्स। तो फिश जो होता है, मछली,
ठीक है, मछली को आप अगर देखोगे, इसमें ध्यान से समझिएगा पहले, अभी लिखने का प्रयास नहीं करोगे। मछली को अगर आप देखोगे तो पानी पीते रहती है कंटिन्यू, क्या फिश जो है वो कंटिन्यू क्या करती है, पानी पीते रहती है। तो पानी कहाँ पर जाता है, उसके गिल्स में। पानी उसके आमाशय में नहीं जाता, कहाँ जाता है, उसके गिल्स में। और मछली का गिल्स किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है ना। क्यों लाल रंग का होता है, क्योंकि ब्लड उसके गिल्स में आता है। और ब्लड जब उसके गिल्स में आएगा तो ब्लड हीमोग्लोबिन लेके आएगा। ठीक है, और आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन क्या क्या घुला सकता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, 3 चीज घुलाएगा। तो पानी के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन घुला हुआ है, तो वो ऑक्सीजन वाला ब्लड और पानी कहाँ गया, फेफड़ा में, गलफड़े में गया। तो गलफड़े में जैसे ही पानी गया, वह क्या लेकर के गया, H2O और O2 इसमें डिजॉल्व्ड है, वो गया कहाँ पर, गिल्स में। तो गिल्स क्या करेगा, अपने अंदर ऑक्सीजन को रख लेगा। किसे रख लेगा, ऑक्सीजन को रख लेगा। और उस ऑक्सीजन को मछली का गिल्स ब्लड में मिला करके कहां पर भेज देगा, मछली के बॉडी के प्रत्येक कोशिका में, सारे सेल में भेज देगा। और मछली के बॉडी के सारे सेल में पहले से क्या जमा है, ग्लूकोज। उसका भी तो माइक्रोविलाई ग्लूकोज पहुंचाया होगा ना जी, तो ग्लूकोज जमा है। अब वो ऑक्सीजन जब इस कोशिका में पहुंचेगा तो ग्लूकोज को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड करेगा। और जब ग्लूकोज यहाँ ऑक्सीडाइज्ड होगा तो वही मिलेगा जो आपको मिलता है, CO2, ATP प्लस वाटर। ये 3 चीज मिलेगा फिश को। तो वाटर से उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। ATP उसके शरीर में ऊर्जा का काम करेगा। जो ब्लड अब ऑक्सीजन लेकर के गया था उसी ब्लड में क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर इसके ध्यान से समझिएगा, यहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड कहां गया था, डायरेक्ट उसके बॉडी के सेल में। कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, यह इसके बॉडी के सेल से कहां आएगा, इसके हार्ट में। कहां आएगा, इसके हार्ट में, हृदय में। मछली का हृदय कितना कक्षीय होता है, 2 कक्ष का होता है, एक अलिंद और एक निलय। ठीक है, मछली का हृदय 2 कक्षीय होता है, 2 चैम्बर का होता है, एक अलिंद और एक निलय। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ये क्या जा रहा था, O2 प्लस ब्लड। और ये क्या आया, CO2 प्लस ब्लड। कहां पर आया, उसके हृदय में। और फिर हृदय जब पंप करेगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा, गिल्स में। और गिल्स से वो क्या बाहर निकाल देगी, H2O प्लस CO2। क्या करेगी, गलफड़े से बाहर निकाल देगी। तो मछली की हृदय में रक्त कितनी बार आया, 1 बार की 2 बार, 2 बार आया है। कितना बार आया है, 1 बार। क्या लेकर के आया है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मछली में अगर पूछे कि रक्त का एक पथ परिसंचरण होता है कि द्विपथ परिसंचरण, एक पथ, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हम लोगों के हृदय में रक्त क्या बार आता है, 2 बार, 1 बार ऑक्सीजन और 1 बार कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोगों में रक्त का कौन सा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन, द्विपथ परिसंचरण होता है। याद रहेगा, लिखिएगा अगला पॉइंट। मछली के हृदय में, मछली के हृदय में सिर्फ CO2 प्लस ब्लड, CO2 प्लस ब्लड जाता है, जबकि O2 प्लस ब्लड, O2 प्लस ब्लड गिल्स से सीधा, गिल्स से सीधा उसके कोशिकाओं में चला जाता है। गिल्स से सीधा उसके कोशिकाओं में चला जाता है। इसलिए मछली में रक्त का एक पथ परिसंचरण होता है। इसलिए मछलियों में रक्त का, मछलियों में रक्त का एक पथ परिसंचरण, एक पथ परिसंचरण होता है। सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसमें होगा, फिश में। कोई दिक्कत, तीसरा लिखिएगा, ट्रैकिया। गिल्स के बाद अगला लिखिएगा, ट्रैकिया। यह कीटों का श्वसन अंग है। यह कीटों का श्वसन अंग है। यह कीटों का श्वसन अंग है। अगला पॉइंट, कीटों में श्वसन, कीटों में श्वसन विसरण द्वारा होता है।
कीटों में श्वसन विसरण द्वारा होता है। हाँ, कीटों में श्वसन डिफ्यूजन या विसरण द्वारा होता है। ठीक है, तो कीटों में श्वसन के लिए क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया समझना, जितने सारे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, तो मान लो ये कोई इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट के स्किन, इंसेक्ट का जो स्किन है, इस स्किन पर क्या होगा? छोटा छोटा पोर्स होगा। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स इसके पूरे स्किन पर पाए जाएंगे, पूरे शरीर पर। जितना उस इंसेक्ट में एक्जोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल, क्या होता है? बाह्य कंकाल। तो पूरा जो बाह्य कंकाल है उस पर क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? इसको क्या बोलोगे? ट्रैकिया। क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। अब कॉकरोच का आप केवल गर्दन पानी में डुबा दीजिए तो जीवित रहेगा, और पूरा अगर उसे पानी में डुबा दीजिए तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि गर्दन डुबाओगे तो कहीं के ट्रैकिया सांस ले रहा, पूरा डुबाओगे तो पूरा ट्रैकिया पानी में डूब गया। अब होगा क्या, जब इसके भी शरीर की कोशिकाओं में क्या जमा है? ग्लूकोज, है ना, और इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चाहिए? इसको ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो सीधा कहाँ घुस जाता है? उसके बॉडी के सेल में, क्योंकि ये ट्रैकिया एक तरफ खुला हुआ है इन्वायरमेंट में, एक तरफ कनेक्टेड है सीधा सेल के साथ। तो किस प्रक्रिया द्वारा घुसता है? डिफ्यूजन द्वारा। तो डिफ्यूजन आप लोगों को पता है, ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैस क्या होता है? बहता है। उसी को क्या बोला जाता है? विसरण बोला जाता है। तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा बाहर का ऑक्सीजन सीधा इसके सेल में, और सेल में आया तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज किया तो इसमें भी मिला क्या? CO2, ATP, वाटर। तो वाटर से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन, ATP एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड सीधा ट्रैकिया से बाहर। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, तो 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन याद हो गया। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, मेढक जब सुसुप्तावस्था, हाइबरनेशन स्टेज, मेढक जब सुसुप्तावस्था में होता है तो त्वचा द्वारा श्वसन करता है, तो त्वचा द्वारा श्वसन करता है, एवं जल में बुक गिल्स द्वारा, बुक BOOK, बुक GILLS, गिल्स, उसका गलफड़ा किस आकार का रहता है? किताब के जैसा, इसलिए क्या नाम है उसका? बुक गिल्स। जल में किससे करेगा? बुक गिल्स से। तथा जमीन पर बुक लंग्स से श्वसन करता है। बात आई समझ में? मेढक कैसा जीव है? उभयचर, एम्फीबियन है, जमीन पानी दोनों जगह पर रहेगा। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शीत सुसुप्तावस्था में जाते हैं। सुसुप्तावस्था, हाइबरनेशन 2 तरह की होती है, विंटर स्लीप और समर स्लीप। तो मेढक किस में जाता है? विंटर स्लीप में। किस में जाता है? विंटर स्लीप में जाता है। विंटर स्लीप किसको बोलते हैं? जैसे ही बरसात खत्म हुआ, ठंडा चालू होगा, तो मेढक कहाँ चला गया? सोने चला गया। सोने कहाँ चला जाता है? मिट्टी के भीतर 8 से 10 फीट अंदर, मिट्टी के नीचे 10 फीट अंदर चला जाएगा और आराम से आकर के सो जाएगा। रुकना, हाँ, लेके जाओ, पहुंचाओ रोटी सब्जी बना के खाना। हाँ, देखो, जब हाइबरनेशन में कोई इंसान चला जाता है, तो हाइबरनेशन में जाने के बाद, अब जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो श्वसन हम लोग का ज्यादा ले रहे हैं, 15 से 17 बार एयर ले रहे हैं ना, एक्सचेंज कर रहे हैं। और जब तुम सो जाओगे तो मैक्सिमम कितना बार लोगे? 10-12 बार, 8 बार। ठीक है, तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म सो जाता है तो उसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उपापचयी क्रिया क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो एक बार में वो फूड रिजर्व करके ले जाता है, जिससे वो काम चला सके 5-6 महीना। सॉइल में एयर नहीं है, उसी को वो यूज करते रहता है। अब रेस्पिरेशन का रेट भी तो उसमें घट गया, और उसी के अंदर वो एग ले करेगा, अंडा देगा, बच्चों को जन्म देगा, और फिर, हाँ, फिर आएगा किसमें? बरसात के टाइम में। हाइबरनेशन में बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि बहुत कम रिसोर्स में काम चलेगा। हाँ, हाँ,
समझ गया? तो सुषुप्तावस्था में रहेगा तो किससे श्वसन करेगा? स्किन से। पानी में रहेगा तो बुक गिल्स, जमीन पर रहेगा तो लंग्स से। क्लियर है? तो तीनों श्वसन अंग मेढक में है। आगे बढ़ा जाए। अब देखो पूरा का पूरा रेस्पिरेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं इस ग्लूकोज को, अब लिखना मत अभी समझना। पूरा रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हैं? इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए। श्वसन क्यों किया जा रहा है? इसी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेने के लिए ना, ताकि सेल में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हो, एनर्जी दे। अब सबसे पहले ये जो ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीडेशन आपके सेल के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में होता है। तो जब साइटोप्लाज्म में होता है तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइको, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूट करके किस में बदल जाता है? किस में बदलता है? पाइरुवेट में बदलता है। पाइरुवेट में कितना कार्बन? 3 कार्बन। और इस पाइरुवेट को एक और नाम दिया जाता है ट्रायोज शुगर। क्या बोलते हैं? ट्रायोज शुगर। समझ आया? अब फिर इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन आपके सेल के किस भाग में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में बताओ ऑक्सीजन उपस्थित होगा कि अनुपस्थित? ऑक्सीजन क्या होगा? उपस्थित होगा। ठीक है, मतलब क्रेब साइकिल, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? एटीपी। कितना मोल? 38 मोल प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड रिलीज होगा प्लस H2O। ठीक है, अब इसी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, पूरा रेस्पिरेशन इसमें खत्म हो जाएगा। इसी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अगर किसमें हो? ईस्ट में। ईस्ट में, ईस्ट में हो, अपघटक जीवाणु में हो, मिथेनोजेन बैक्टीरिया में हो, या फिर आपके आरबीसी में हो, या फिर किसी भी कोशिका जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उसमें हो, तो ऑक्सीजन क्या होगा? अनुपस्थित होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। बाई प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल प्लस एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, यही रेस्पिरेशन हम लोगों के मांसपेशी में हो। ठीक है, तो मांसपेशियों में कब होगा? जब ऑक्सीजन की कमी होगी शरीर में। जब रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो अधिक एटीपी चाहिए। अधिक एटीपी चाहिए तो ज्यादा ब्रीदिंग करोगे तो मस्कुलर रेस्पिरेशन होता है। तो मस्कुलर रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की कमी में होगा। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी प्लस CO2। और ये जो लैक्टिक एसिड बनेगा, इसके चलते मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, मांसपेशियों में दर्द होता है। इससे बीपीएससी 67 में क्वेश्चन पूछा है कि मांसपेशियों में यदि लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो उससे निजात पाने के लिए कौन सा रे यूज किया जाता है? ठीक है, जैसे कोई रे मारा जाता है, जैसे मसल्स में लैक्टिक एसिड है, यहाँ पर कोई किरण मारेंगे तो लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, एनर्जी, फिर लैक्टिक एसिड टूट के एटीपी दे देगा, एनर्जी मिल जाएगा। तो किसका यूज किया जाता है? याद रखोगे, इंफ्रारेड रे का। किसका? इंफ्रारेड रे का यूज किया जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अवरक्त किरण। रिमोट से कौन सा रे निकलता है? इंफ्रारेड। ठीक है, तो अवरक्त किरण निकलता है। पूरा रेस्पिरेशन खत्म। लिख लीजिए इसको। इसको नोट करिए।
हेडिंग बनाइएगा मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव का क्या है, ये परिसंचरण तंत्र है। परिसंचरण तंत्र का क्या मतलब होता है बताओ? हम लोग के बॉडी में मटेरियल जो है, कोई भी पदार्थ जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर रहा है, घूम रहा है, उसी घूमने को क्या बोलते हैं, परिसंचरण। तो परिसंचरण अगर हो रहा है तो परिसंचरण कौन कराता है? परिसंचरण कौन कराएगा? हार्ट। परिसंचरण करने के लिए एनर्जी देने का काम कौन करता है? हृदय। कौन करता है? हृदय करता है। ब्लड शरीर के अंदर बह रहा है तो ब्लड को बहने के लिए ऊर्जा चाहिए, कौन ऊर्जा देता है? हृदय देता है। ठीक है, तो परिसंचरण को अगर परिभाषित करें तो क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ इसेंशियल मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ऑफ द बॉडी। आवश्यक पदार्थों का शरीर की एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचना परिसंचरण कहलाता है। परि माने एक फिक्स ऑर्बिट में, परि माने फिक्स ऑर्बिट में, संचरण मतलब घूमना। तो कोई भी इसेंशियल मटेरियल क्या घूम रहा है? एक फिक्स अपने रिदम में घूम रहा है, परिसंचरण उसका हो रहा है, तो वही परिसंचरण तंत्र की सहायता से होता है। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र में मेनली कौन रोल प्ले करता है? हम लोगों का ब्लड। कौन करता है? ब्लड रोल प्ले करता है। तो पहला पॉइंट से शुरू करना है, इसमें लिखना ब्लड एक तरल संयोजी, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। यह एक कोलॉइडल सॉल्यूशन, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यह एक कोलॉइडी विलयन है। यह एक कोलॉइडी विलयन है। लिख लिए? एकदम पेशेंस नहीं है सबको। चलो लिख लिए। तो ब्लड में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ब्लड कैसा टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब तरल रूप में। कनेक्टिव टिश्यू का नाम से पता चल रहा है, संयोजी। संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। ठीक है, तो जो हम लोगों के शरीर में सारे टिश्यू को जोड़ रहा है, उससे उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गेन। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन। तो कनेक्टिव टिश्यू सबको जोड़ेगा तो क्या बना देगा? ऑर्गेन। तो पूछा है कि ऑर्गेन कौन से टिश्यू को जोड़ के बनता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बाकी के जितने कनेक्टिव टिश्यू हैं सारे सॉलिड हैं। ब्लड कैसा है? फ्लूइड है, लिक्विड है। क्यों है? क्योंकि ब्लड एक ऐसा फैक्टर है जो शरीर के प्रत्येक कोशिका में घूमते रहता है। ऐसा कोई लोक नहीं है जहां नारद जी नहीं जा सकते हो। क्या नारद जी ऋषि हैं? देवर्षि बोला जाता है। कोई ऐसा लोक है जहां नहीं जा सकते हैं? सब जगह का पास उनके पास है। क्या हर लोक जाने का पास है उन लोग के पास ना? विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक, शिव लोक, और क्या क्या होता है, स्वर्ग लोक। ठीक है, हर जगह तुरंत पहुंच जाते हैं। कहीं कोई गेट कीपर उनको रोकता नहीं है, सीधा एकदम पास रहता है उनके पास। एंट्री उनको क्या हो जाता है? मिल जाता है। समझ गया? तो ब्लड, हाँ ब्लड वही है। शरीर के सारे सेल में वो क्या करता है? पहुंचते रहता है, उसको कोई रोकने रोकने वाला नहीं है। और यही वो ट्रक है, यही वो व्हीकल है जिस पर बैठ करके आपका ग्लूकोज दौड़ रहा है, इसी पर बैठ के कार्बन डाइऑक्साइड दौड़ रहा है, इसी पर बैठ के ऑक्सीजन दौड़ रहा है। शरीर में सारे पदार्थ इसी पर बैठ करके दौड़ रहे हैं। तो परिसंचरण का मुख्य काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। क्लियर है? तो आपको मान लीजिए कहा जाए नारद ऋषि क्या है? देवर्षि हैं, देव ऋषि बोला जाता है। आपको कहा जाएगी नारद वाला काम तुम करते हो, तो आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? क्यों खराब लगेगा? नारद जी तो देवर्षि थे ना, लेकिन हाँ, लेकिन चुगली थोड़ा सा
ज्यादा कर देते थे, मतलब यहाँ का बात पहुंचाते थे वहां तुरंत, उनको डाइजेस्ट कोई बात नहीं होता था। हाँ हाँ, मीडिया का काम करते थे। तो ब्लड जो है वो क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर है। आगे लिखा हुआ है पीएच मान 7.4, मतलब कैसा होगा, क्षारीय। कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा सॉल्यूशन है, कोलोइडल। कोलोइडल सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसे फिल्टर पेपर से नहीं छाना जा सके। ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिसे फिल्टर पेपर से छान नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन है। क्लियर है ना। अब जैसे बालू को पानी में घोल दें तो उसको फिल्टर पेपर से छान पाओगे कि नहीं छान पाओगे, छान पाओगे, तो वो कोलोइडल नहीं है। कोलोइडल सॉल्यूशन को अगर आपको फिल्टर करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, डायलिसिस। क्या करते हैं, डायलिसिस द्वारा कोलोइडल सॉल्यूशन को छाना जाता है। अब जैसे मान लो किसी को डेंगू हो गया, तो डेंगू हो गया तो उसको खून थोड़े चढ़ा देंगे, क्या चढ़ाएंगे, प्लेटलेट्स। तो किसी के खून में से प्लेटलेट्स निकाले हैं तब तो चढ़ाएंगे। तो खून में से प्लेटलेट्स निकाला तो जाना पॉसिबल होना चाहिए ना। तो किस प्रोसेस से निकालेंगे, डायलिसिस द्वारा निकालेंगे। समझ आया। तो ब्लड को अगर फिल्टर करना है या किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करना है, छानना है, तो किसका उपयोग करते हैं, डायलिसिस का यूज करते हैं। तो ब्लड एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसे फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हो। कुछ और कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे स्याही क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। दूध क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब दूध में क्रीम है, घी है, सारा कुछ है। अब निकालना है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, मथिएगा तो उसमें से क्रीम घी जो होगा, दही वही सब निकलेगा। क्या, तो प्रोसेस है। तो जिसे फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते उसे क्या बोलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखो यहां पर अगर ब्लड को आप सॉल्यूशन कह रहे हो, सॉल्यूशन का मतलब विलयन, विलयन। तो विलयन का परिभाषा क्या होता है, दो पदार्थों का समांग मिश्रण, दो पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। समांग मिश्रण कितने पदार्थ का, दो पदार्थ का। अब दो पदार्थ में पहला पदार्थ जो होगा वो क्या होगा, विलेय, जिसको बोलते हैं सॉल्यूट। और दूसरा पदार्थ जो होगा वो कौन होगा, विलायक। क्या होगा, विलायक, सॉल्वेंट। और ये दो मिलेगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। जैसे पूछे कि पानी क्या है तो विलायक, चीनी क्या है, विलेय। क्लियर हो गया। नमक क्या है, विलेय। पानी क्या है, विलायक। पानी को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्यूशन बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं पानी को। समझ में आया। अब देखो तो ब्लड अगर विलयन है तो ब्लड में भी विलेय होगा और विलायक होगा, तभी तो विलयन है। ठीक है। तो ब्लड में विलेय और विलायक के रूप में क्या क्या पाया जाता है, तो विलेय के रूप में हम लोग के ब्लड में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है। हम लोग के ब्लड में विलेय के रूप में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और विलायक के रूप में हम लोग के ब्लड में है प्लाज्मा। कौन है, प्लाज्मा। मतलब रक्त का तरल भाग कौन है, प्लाज्मा। और बाकी ये जो तीनों है यह कैसे हैं, ठोस। कैसे हैं, ठोस, सॉलिड। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों बह रहा है किसके साथ, प्लाज्मा के साथ। तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा, बाकी सब सॉलिड। बात आई समझ में। तो जब यहां पर आप ब्लड को कह रहे हो कि यह तरल संयोजी उत्तक है, क्या है, तरल संयोजी उत्तक, इसका मतलब आप बताना चाह रहे हो कि हम ठोस संयोजी उत्तक के बारे में भी जान रहे हैं। तो हम लोगों के बॉडी में अगर बेसिक देखा जाए तो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू भी हैं, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग के शरीर में सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू के रूप में मुख्य रूप से क्या क्या है, तो पहला सॉलिड टिश्यू हम लोग के शरीर में होता है टेंडन। क्या होता है, टेंडन। दूसरा सॉलिड टिश्यू होता है लिगामेंट, लिगामेंट। और तीसरा सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होता है सेलेक्सर। पहला क्या होता है, टेंडन, दूसरा लिगामेंट, और तीसरा सेलेक्सर। टेंडन, लिगामेंट, सेलेक्सर। अगर पूछा जाए टेंडन जो है वो क्या काम करेगा, तो टेंडन में याद रखोगे, बोन से मसल्स को जोड़ेगा, कौन, टेंडन। लिगामेंट जोड़ेगा बोन को बोन से। और सेलेक्सर जो है मसल्स को
मसल्स से, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, ठोस संयोजी ऊतक। छाप लिए हैं? नहीं छापे हैं? हो गया। तो इससे क्वेश्चन खूब पूछता है, टेंडन लिगामेंट से क्वेश्चन खूब पूछता है। जैसे आप अभी कंफ्यूज हो गए तो एग्जामों में कंफ्यूज हो जाइएगा। हाँ, देखो तरीका बता देते हैं, इससे कभी जीवन में कंफ्यूज नहीं होगा। ये ट्रिक याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। बम्टी बबले, देखो यहाँ क्या है, बी है, बी का मतलब बोन, एम का मतलब मसल्स, टी का मतलब टेंडन। कंफ्यूज होगी? अब नहीं होगी। यहाँ है बोन, बोन, लिगामेंट। और सेलेक्सर तो ऐसे ही अलग दिख रहा है, क्या तो सेलेक्सर ऐसे ही याद रहेगा? ठीक है, बोन मसल टेंडन, बोन बोन लिगामेंट। और ब्लड तो फ्लूइड है, वो अलगे नारद मुनि है, वो सब जगह जा रहा है। ये जो है सब फिक्स जगह पर अपने हैं। अब ब्लड सभी के पास कैरी हो रहा है। आगे लिखिएगा, रक्त के निम्न घटक हैं। फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द ब्लड आर। रक्त के निम्न घटक हैं। पहला प्लाज्मा, प्लाज्मा हो गया, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। प्लाज्मा में इसे इसे लिम्फोसाइट्स, इसे लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। टन टन बजा देंगे। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं ना जी। ल्यूको, ल्यूको। हाँ, लिम्फ में और ल्यूको में अंतर नहीं है। कितना दिन से छोड़ दिए पढ़ना आप? 10th के बाद नहीं है पढ़े होंगे, 10th के बाद कहाँ मिला होगा? बायोलॉजी था क्या 12th में किसी का? तब तुम्हारा ऐसे ही तेज होगा बायोलॉजी। तो ग्रेजुएशन में भी बायोलॉजी होगा। कंटिन्यू, कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू कर दे, बॉटनी जूलॉजी ले लिए होते हैं। तो बस अकेले तुम्हारा बायोलॉजी, और किसी का नहीं है? तुम्हारा भी था? तो तुम तो ऐसे बैठते ऐसे पहला बार नाम सुन रहा है सब, तुम भी सब भुला गया है। तुमको कहीं ऐसा लगता है सब पहली बार सुन रहे हो, ऐसा क्यों होता है? हाँ, सुने हैं। तो कैसे भूल गए सब? कुछ कुछ याद आता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइट। दूसरा पॉइंट, तो खड़े रहना चाहिए था सीटेट निकाल के, बैठना नहीं चाहिए था। छोड़ दिया लो। मान मान लीजिए आप लोग इंटरव्यू देने जाइएगा बीपीएससी का, और वहां कहिएगा सीटेट निकाल के बैठे रह गए लोग, तब तो पैनलिस्ट भगा ही ना देगा वहां से। तो टीचर का ही करना था तो कब सीटेट क्वालिफाई किया था, कितना साल पहले? आप तो सीनियर सिटीजन है तब तो, वरिष्ठ नागरिक। तो इसके पहले जो सिलेक्शन हुआ छठा चरण का, पांचवा चरण, उस समय नहीं हो रहा है सिलेक्शन आप लोगों का? अच्छा, अब फिर वैकेंसी सीधे आया 23 में। आप कब के, आज़ादी के पहले के आप सीटेट होंगे? हाँ, हाँ ये आप ही को कह रहे हैं। हाँ, आप कब सीटेट हुए, आज़ादी के पहले कि बाद में?
कि कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था उस समय आप सीटेट कर रहे थे? कब सीटेट क्वालिफाई हुआ आपका? 22 में? तब तो आप इनसे जूनियर हो गए। एस्टेट नहीं दिया आपने? एस्टेट कौन कौन क्वालिफाई है? एस्टेट, वाह बहुत सही। पेपर टू, वन, वन टू दोनों? वन नहीं, कंप्यूटर बीटेक है? तो और अच्छा है, बहुत अच्छा है। कंप्यूटर साइंस वाले लोग तो बिना बीएड किए ही टीचर बन रहे हैं। उन लोगों तो बीएड भी जरूरत नहीं है, सीटेट भी जरूरत, सीटेट जरूरत है? नहीं, सीटेट भी नहीं, डायरेक्ट बस पेपर टू दे दीजिए, पहुंच जाइए टीचर। सीधे इन लोग का 1.5-2 लाख रुपया बच गया बीएड का खर्चा। लेकिन बीटेक में लगाए रहते हैं लोग, 5-6 लाख रुपया वहां लगा रहता है। डीएलएड भी मतलब बीएड भी किए हुए हैं? अच्छा, हाँ जरूरी है, सेफ जो। लेकिन कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी ठीक ठाक रहता है, आपका हो जाएगा। और कंपटीशन नहीं है, ये वाले स्टूडेंट नहीं है उसमें जिसके पास ये है। हाँ, जिसके पास, किस में? आप पहली बार ही दे रहे होंगे टीआरई, टीआरई 4 सेकेंड टाइम। और आप इंडिविजुअल अपने को जान रहे हैं। और हम कम से कम कंप्यूटर साइंस में मेरा पढ़ाया हुआ कुछ नहीं होगा तो कम से कम 100-150 से ज़्यादा स्टूडेंट ही होगा जो क्वालिफाई किया टीआरई 1 टीआरई 2 में। वैकेंसी अधिक था। अरे आएगा, क्यों नहीं आएगा? 1000-1200 सीट रहेगा ना कम से कम कंप्यूटर साइंस में। हाँ तो हो, 900 कम है।
इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह प्लाज्मा का अगला पॉइंट लिखिएगा, यह लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम, यह लसिका तंत्र बनाता है, यह लसिका तंत्र बनाता है। ब्रैकेट में लिखिएगा इम्यून सिस्टम, लसिका तंत्र के ब्रैकेट में इम्यून सिस्टम, IMMUNE, इम्यून सिस्टम, यह लसिका तंत्र बनाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह संपूर्ण रक्त का, यह संपूर्ण रक्त का 55% होता है, 55% होता है, तथा इसमें 90% जल, इसमें 90% जल, वाटर, कॉमा 7% प्रोटीन, प्रोटीन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एल्बुमिन प्लस ग्लोबुलिन, एल्बुमिन प्लस ग्लोबुलिन, 7% प्रोटीन हो गया, कॉमा 3% नमक होता है, 3% नमक होता है। ठीक है, एल्बुलिन ग्लोबुलिन प्रोटीन कितना 7%, 3% नमक में जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब 3% में होगा। और टोटल ब्लड का ये कितना परसेंट हुआ, 55%। 45% में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तीनों आएगा, ये कितना हो जाएगा 55%। और इस 55% प्लाज्मा में 90% क्या है, पानी, इसीलिए ब्लड हम लोगों को तरल दिखाई देता है, लिक्विड दिखाई देता है, बहता हुआ दिखाई देता है। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। एक और पॉइंट लिखिएगा, यह बीमारियों के जांच में, बीमारियों के जांच में प्रयोग होता है, बीमारियों के जांच में प्रयोग होता है। कोई भी डिजीज है, कोई भी बीमारी है, तो डॉक्टर उसका चेकअप करता है, तो किसका यूज करता है, प्लाज्मा का। आपको याद है सेरोलॉजी बताए थे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में, तो उसी सीरम को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्लियर ना, चलो इतना इसमें याद रखें। हम लोग के बॉडी का इम्यून सिस्टम किसको बोला जाता है, लसिका तंत्र को। रोग प्रतिरोधक प्रणाली कौन है, लसिका तंत्र। लसिका तंत्र को कौन बनाता है, प्लाज्मा। इसलिए प्लाज्मा को लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है, इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम से नाम याद रखोगे, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्लियर ना। चलो उसके बाद दूसरा लिखना आरबीसी, दूसरा लिखेगा आरबीसी। आरबीसी में ब्रैकेट में लिख लेना रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, डैश देकर के लिखिएगा। इसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। यह 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। प्रति 100 ml रक्त में घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर, प्रति 100 ml रक्त में 12 से 17 ग्राम
हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कॉमा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन को ढो सकता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं, जिसके अन्य कारण निम्न हैं। पहला, आयरन की कमी। दूसरा, फॉलिक एसिड की कमी। तीसरा, विटामिन B6 और B12 की कमी। चौथा, हीमोग्लोबिन की कमी। अगला पॉइंट लिखिएगा, आरबीसी द्विफोकसी ब्रैकेट में बाइकनकेव आकार का होता है, कॉमा यह इसकी जीवन अवधि 120 दिनों की होती है। स्तनधारी जीवों के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनता है तथा प्लीहा या तिल्ली में मृत हो जाता है। इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ऊंचाई पर जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है।
देखो इसको देखिए फटाफट देखिए, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स। सेल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉर्पस्क्यूल्स। कई लोग सेल बोल देता है, सेल नहीं, क्या बोलेंगे? कॉर्पस्क्यूल्स। गलत पढ़े हैं। कोशिका नहीं कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाएं होता है। क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स। क्लियर है? इसका साइंटिफिक नेम, जैसे ब्लड आप चेक कराओगे तो रिपोर्ट आएगा, तो उसमें देखना आरबीसी नहीं लिखा रहता, आरबीसी जगह क्या लिखा रहेगा? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है रंगीन। क्या होता है? रंगीन। और साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल। जो कोशिका रंगीन होती है उसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। तो रंग केवल किस में है? आरबीसी में, बाकी किसी में रंग नहीं है, तो केवल रंगीन कोशिका यही इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी की संख्या पर क्यूबिक एमएम ब्लड, पर क्यूबिक एमएम ब्लड में कितना होता है? 45 से 50 लाख। ठीक है, प्रति घन मिलीमीटर पर क्यूबिक एमएम ब्लड में 45 से 50 लाख इसका ब्लड काउंट हो जाएगा। क्लियर है? इसका अगर देखोगे शेप कैसा होता है तो बाइकनकेव। किस शेप का होगा? बाइकनकेव शेप का होता है। ठीक है, द्विफोक्सी जिसको कहेंगे। आगे लिखा हुआ इसमें कौन सा पिगमेंट मिलेगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहो चाहे लोहा कहो, बात एक ही है। पूछता है कि रक्त में लोहा के रूप में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन अगर आप 100 ml ब्लड लें तो 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना मिलेगा? 12 से 17 ग्राम। 17 ग्राम है तो खूब बढ़िया, उस सबसे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेगा। अब 12 ग्राम से घट गया तो उसको बोलेंगे एनीमिया हो गया। क्या हो गया? एनीमिया। एनीमिया मतलब कई लोग समझ लेता है खून की कमी, तो एनीमिया मतलब खून की कमी नहीं होता, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। एनीमिया माने खून की कमी नहीं। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त जो होता है वो कितना होता है? 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर। वो एनीमिया वाले में भी रहेगा। एनीमिया वाले में केवल क्या घट जाएगा? आरबीसी में हीमोग्लोबिन घटने लगेगा। जब हीमोग्लोबिन घटने लगेगा, अब ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टे नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो वीकनेस होगा, कमजोरी होगा, चक्कर आएगा, बीमार पड़ेगा बार बार। तो 100 ml ब्लड में 12 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। क्लियर है? हाँ? नहीं, हार्ट अटैक का कोई 12 ग्राम से अगर कम हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एनीमिया। आगे लिखा हुआ है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो सिर्फ कितना ml ऑक्सीजन को कैरी करेगा? 1.3 ml ऑक्सीजन को क्या करेगा? ढोएगा, कैरी करेगा। आगे लिखा हुआ है आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया बोलते हैं। इसके कुछ और कारण भी है, आयरन की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, विटामिन B6 या B12 की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, ये सब एनीमिया के मुख्य कारण बनते हैं। आरबीसी द्विफोकसी होता है, बाइकनकेव। इसकी जीवन अवधि मैक्सिमम कितने दिनों की? 120 दिनों की होती है। ठीक है, जितने भी मैमल्स होते हैं स्तनधारी जीव, उसके आरबीसी में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। 2 अपवाद हमने आप लोगों को बता दिया था। क्या क्या बताया था? 3 बताया था, जिराफ, ऊंट और भेड़। जिराफ, ऊंट और भेड़, इसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बाकी किसी स्तनधारी में नहीं होता है। आगे लिखा हुआ है आरबीसी बनेगा कहाँ? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। बोन मैरो मतलब 2 हड्डियों के बीच का खोखला स्थान, उसमें क्या बनेगा? आरबीसी बनेगा। और मरेगा कहाँ? प्लीहा, स्प्लीन। इसीलिए स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। क्लियर ना? कोई दिक्कत? लेकिन अगर इम्ब्रियो में पूछ देगा तो क्या बोलोगे? यकृत। कल बताए थे इम्ब्रियो में आरबीसी कहाँ बनता है? लीवर में। और कहाँ मरता है? लीवर में। ठीक है, तो इम्ब्रियो में अलग है, और जब एडल्ट पर्सन हो जाएगा तो अस्थि मज्जा में बनेगा। अस्थि मज्जा मतलब 2 हड्डियों के बीच का खोखला स्थान, जैसे ये लॉन्गेस्ट बोन, थाइस बोन, फीमर। अब फीमर के बोन के बीच में जो कैविटी है उसमें बोन मैरो। स्टर्नम बोन है, रिब केज के बीच की हड्डी को क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम के बीच में जो कैविटी है उसमें क्या बनेगा? आरबीसी बनेगा। तो प्लीहा को बोलेंगे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ऊंचाई पर जाने पर या दुर्घटनाग्रस्त होने पर आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है। ऊंचाई पर जाओगे तो ऑक्सीजन घटेगा, कम होगा ना जी, तो आपका सेल चाहेगा कि जो भी उपलब्ध ऑक्सीजन है उसको हम अपने सेल तक पहुंचा दें, इसलिए वो आरबीसी की संख्या को क्या करने लगेगा? बढ़ाने लगेगा। दुर्घटना होगा, चोट लगेगा, तो जैसे ब्लड का सेक्रीशन होगा उसी स्पीड में आरबीसी भी फॉर्म अधिक हो जाता है। ज्यादा आरबीसी का संख्या महिलाओं में होगा कि पुरुषों में? तो पुरुषों में ज्यादा आरबीसी होता है। ठीक है, आज इतना ही। अगले दिन डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होगा। अगले दिन इसी चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे।